ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है भव्य और दिव्य केदारनाथ का निर्माण। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित होंगे नेशनल गेम्स। 13 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 अक्टूबर को देहरादून में निकाली जाएगी तांडव रैली। दशहरे पर्व को लेकर तैयारियां हुई शुरू, अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह तैयार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं इन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर को और भी आसान कर दिया जाएगा। वहीं मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में भी यह हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा, हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से, जहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं, उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग जमीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जल्द ही बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि हाल ही में हुई प्रवर समिति की बैठक के बाद सामने आए तकनीकी विषय के समाधान के बाद बीजेपी चुनावी तैयारी पूरी करने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं पार्टी स्तर पर निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जल्द ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि जो लक्ष्य बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत के लिए निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त किया जा सके। अभी निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तरह से तैयार हैं और अभी प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो एक तकनीकी विषय बीच में आया है, उसके समाधान होने के बाद मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी अलग अलग निकायों के लिए, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपनी जाएगी। हरियाणा चुनाव से बीजेपी की शानदार जीत के बाद लाल कुआं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और युवा नेता मोहित गोस्वामी ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के हम आभारी हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, जिसकी वजह से हरियाणा में कुशासन, अन्याय, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार जैसी कई कांग्रेसी मंसूबे को खत्म किया गया। वहीं अब सुशासन स्थापित करने की रफ्तार और भी तेज हो गई है। हरियाणा विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सबको भारत माता की जय और सबको, पूरे भारतवासियों को बहुत 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 बधाई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो बीजेपी की हैट्रिक हुई है और इसके लिए मैं शीर्ष लेवल की जो बीजेपी की सक्रिय टीम मोदी जी की है उनको बधाई देता हूँ। और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी और जो भी इनके टीम के मेंबर्स हैं, उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और जितने कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर करके हरियाणा की भूमि में काम कर रहे थे, उन सबको बहुत 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 बधाई। विकास की राजनीति और विचारधारा की राजनीति
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विकास तो किसी भी सरकार में किसी सरकार में कम, किसी सरकार में ज़्यादा विकास होता है, लेकिन जो विचारधारा की राजनीति है कि नेशन फर्स्ट, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट के साथ ही चलती है और विचारधारा की लड़ाई हरियाणा में बीजेपी जीती है। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि पिछले माह भाजपा और सरकार की कोर टीम की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा हुई थी, जिसमें प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए कहा है कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की कोर टीम की बैठक पिछले महीने हुई थी और कोर टीम की बैठक में यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की गई थी और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार। राजधानी देहरादून में एमडीडीए का शानदार सिटी फॉरेस्ट पार्क बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। वहीं अब सहस्त्रधारा रोड पर हेलीपैड के ठीक सामने बनकर तैयार इस पार्क में बच्चों के लिए खास एक्टिविटी के साथ साथ ग्रीन एरिया पर विशेष फोकस किया गया है। इस पार्क में औषधीय पौधों का रोपण भी अधिक किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज अपनी टीम के साथ इस पूरे पार्क का भ्रमण कर इसे पूरी तरह तैयार कर जनता के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी से पार्क में प्रतिदिन 2000 के करीब लोग सुबह शाम यहां पहुंच रहे हैं। इस पार्क में साइकिल ट्रैक, जॉगर्स पार्क, बच्चों के लिए भूल भुलैया समेत अन्य कई एक्टिविटी भी रखी गई है। उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि लोगों को सुविधाजनक और प्राकृतिक रंग रूप का समावेश लिए पार्क को तैयार किया गया है। देखिए, 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको जो कॉन्सेप्ट था वो लाया गया था। एक तो वृक्षारोपण बहुत बड़ी आवश्यकता है शहर की, और दूसरा जल संरक्षण और संवर्धन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जल संरक्षण के उपाय किए हैं, वृक्षारोपण बहुत बड़े पैमाने पर किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग आए यहाँ पर, योग के लिए भी हमने जगह निकाली है, योग ट्रेनर रखने वाले हैं, स्केटिंग की रिंग हमारी बनी हुई है बच्चों के लिए, और साइकिल ट्रैक भी बनाया है। लोग आकर के यहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइब्रेरी, यहाँ 2 लाइब्रेरी भी हमने बनाई है ताकि कोई अगर आए और समय उसके पास है तो बैठ के एक खुले वातावरण में पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सभी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो जल्द प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर अपना सदा आशीर्वाद और कृपा बना के रखती है। वहीं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध सिद्धपीठ डांट काली मंदिर में भी भक्तगण माता को प्रसन्न करने के लिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में इन दिनों दुर्गा पाठ भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धपीठ मां डांट काली मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता ये भी है कि डांट काली मंदिर में शीश झुकाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नहीं, हम लोग तो एक्चुअली क्या है ना, अष्टमी तो आज लग जाएगी 10 बजे के बाद, पर हम लोग तो उदय तिथि मनाते तो कल सुबह मनाएंगे। माता का श्रृंगार कल माता का 2 बजे श्रृंगार होगा और उसके बाद माँ का श्रृंगार होने के बाद पहले माँ का स्नान होगा, फिर श्रृंगार होगा, फिर माँ की आरती होगी। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। साथ ही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुँच जाएगी। नहीं, हम उसमें नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं। 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद
उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने कहा है कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उनके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पर भी ज्यादा भीड़-भाड़ की संभावना होती है वहां पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त करते हैं। अभी जैसा दशहरा पर्व हमारे सर पर है और जो जहाँ पर रावण के पुतले दहन होते हैं वहाँ बिना परमिशन के हमारी पुतले दहन नहीं होते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट या डीएम महोदय के द्वारा उनको परमिशन दी जाती है। जहाँ जहाँ ये पुतले दहन होते हैं उनको विशेष तरह के सुझाव दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ जहाँ बड़ा रश है वहाँ पे हम अपने फायर टेंडरों को नियुक्त करते हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होने पर समय से काबू पा लिया। सौंग बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर शासन स्तर पर कसरत लगातार जारी है। वहीं सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभागों से जमीन के लिए दरख्वास्त भी की गई है। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरएनआर पॉलिसी के अनुरूप जो सबसे अच्छा होगा वह विस्थापित परिवारों के लिए किया जाएगा। जिन 30 से 35 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनको साइट पर भी विजिट कराया गया है, जबकि अन्य कार्यवाही शासन स्तर पर अभी गतिमान है। देखिए, सौंग डैम में जहाँ तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनके जो उम्मीदें हैं उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं, और जो बेस्ट से बेस्ट होगा आरएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापित गांवों के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर कई संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 तारीख को अपने उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ गृह मंत्री अमित शाह को भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली का आयोजन भी राजधानी देहरादून में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर किया जाएगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड को बने 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं आज भी अपने जो हमारी मांग है, वास्तविक मांग है, उसके लिए हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 42 से अधिक शहादतों के पश्चात भी आज अगर मूल निवासियों को, यहाँ के युवाओं को सड़कों पर अपने अधिकार के लिए भटकना पड़ रहा है, तो उसके लिए अब एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्टियां ये पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ इन्हीं मांगों को लेकर जिस प्रकार से हमारा जो 24 अक्टूबर को हमारा देहरादून में 24 तारीख को तांडव रैली का हमने आयोजन किया गया है। इसमें हमने प्रदेश के समस्त जनता से हमने आह्वान किया है कि मूल निवास भू कानून की जो ये मांग है ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। इस पर जब तक हम राजनीतिक तौर पे अपना स्टैंड नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार की आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा था, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था,
तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ को राजभवन में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य को सूचना अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोग सूचना अधिकारियों और 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं भी दी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग की ओर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड लोक विरासत का चौथा संस्करण 14-15 दिसंबर को हरिद्वार बाईपास रोड स्थित सोशल बलूनी स्कूल में किया जाएगा। वहीं विरासत में लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को मंच भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ी परिधानों और आधारित फैशन शो विरासत का मुख्य आकर्षण भी होंगे। वहीं प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड लोक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष और 4 धाम अस्पताल के MD डॉक्टर KP जोशी ने इसकी जानकारी दी। आर्टिस्ट को लेके सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे गांव के स्तर पे कुछ बच्चे हमारे जो अच्छी चीज बना रहे हैं, काष्ठ कला के बना रहे हैं, रिंगाल से बना रहे हैं, पिरूल से बना रहे हैं और बहुत अच्छे आइटम बना रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि राखी भी इन्होंने इस बार बनाई है और कई तरह के सजाने के आइटम में और कई मंदिर के मॉडल हैं, कई चीजें ला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको बाजार मिले, उनको राजधानी का मंच मिले। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।